स्किल्स पे काम करें। अगर बच्चे के पास कोई भी स्किल्स, किस तरह से भी स्किल्स है, वो हमारे साथ शेयर करें। हम लोग क्या करेंगे, उसका स्किल जो है थ्रू सोशल मीडिया हम लोग प्रमोट करेंगे डिफरेंट वेज के जरिए। तो अगर आपके पास भी कोई स्किल्स है, आप भी कोई स्किल शेयर करना चाहें, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया के पेजेस पर। और बेसिकली वर्क फॉर स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिफरेंट काम कर चुके हैं और डिफरेंट काम कर कर रहे हैं। जिसके हिसाब से हम लोग सेशंस के हिसाब से अपकमिंग बच्चों के साथ स्किल शेयर करवाना, बच्चों पे कि कोई बच्चे के पास कैसा भी चीज़ें हैं वो शेयर कर सकता है। लीगल सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग इट nowadays. We are offering the taxation services and arbitration service और lots of other activities. तो इसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों के जो भी हम लोग जो है सर्विसेज के हिसाब से, अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आर्बिट्रेशन, लीगल ड्राफ्टिंग, टैक्सेशन और अदर सर्विस, आप में से किसी को कोई और सर्विस चाहिए तो हमारी तरफ से भी बहुत सारे काम है। और बच्चों के पास हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज भी हैं, जैसे मोटिंग का कोर्सेज है, लीगल ड्राफ्टिंग का कोर्सेज है, टैक्सेशन का कोर्सेज है। अपकमिंग वी आर ट्राइंग टू माई बेस्ट, हम लोग जो है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस और क्यूएसओ और भी बहुत सेशन जो भी हैं उनके हिसाब से हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर और लाइव क्लासेस वी आर प्रोवाइडिंग इट वेरी सुन। इसके अलावा हमारे पास और भी हमारे पास हम लोग जो है स्टूडेंट्स के जो भी फीडबैक्स हैं वो भी हम लोग थ्रू सोशल मीडिया के बेसिस पर भी, अगर आपको कोई भी सजेशन वगैरह देनी हो तो हम लोग आपकी ही सजेशन के नाम पर आपका ही असेस कर सकते हैं। आज का जो स्पीकर है हमारे साथ है वो है रियाज हुसैन। ही इज़ अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ इंडस लॉ कॉलेज एट हैदराबाद, एंड ही इज़ अ एक्टिव रोल एज in class. During the class, he's more senior and most active member. I'm requesting to Sir Riaz for the start our session today for QSO. Riaz, are you there? Assalamu alaikum. Walaikum salam. Thank you, Mr. Pradeep, for giving me this opportunity. Thank you. So we will start our lecture from onwards. So I'm requesting to Riaz, please start our lecture from the QSO and take a more intersect with the students. Assalamu alaikum, all of you students. Walaikum salam. First of all, today our topic is QSO. Because time is short, that session is depend on the 2 days. That's why we cover this lectures in the thoroughly and not by word on the book. And the topic is पहला मेरा कानूनी शहादत। रियाज वेट अ व्हाइल। आप लोगों से पता है कि क्यों हम लोग क्यूएसओ को पढ़ते हैं? आप में से कोई भी बंदा थोड़ा सा चैट में, जब तक हम लोग सेशन को स्टार्ट कर दें, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्यूएसओ हम लोग क्यों पढ़ते हैं और क्या चीज़ें होती हैं हम लोगों को क्यूएसओ सीखने के लिए, क्यों ज़रूरी होता है हम लोगों को Pradeep, क्यूएसओ पढ़ने पर। जब तक हम लोग Pradeep, am I audible now? Yes, you are audible. We will start within the 2 minutes for suggestion, taking the intersect with the student. आप में से कोई भी बंदा माइक को भी ऑन करके बता सकता है कि हम लोग क्यों 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 सब क्यों पढ़ते हैं, 2 मिनट के हिसाब से, क्योंकि हमारे मोस्टली मेंबर्स आ रहे हैं। किसी ने मैसेज किया सर हम लोग वी विल स्टार्ट विद इन टू, वी विल ज्वाइन इट, तो इस हिसाब से हमें 2 मिनट और उनके लिए वेट करना पड़ेगा। आप में से कोई भी बंदा बता सकता है कि हम लोग क्यूएसओ क्यों पढ़ते हैं और क्यूएसओ पढ़ने का क्या राज होता है, हम लोग क्या सीखते हैं क्यूएसओ में, और आज का मकसद आप लोगों ने क्या सीखने के लिए आए हैं। show the useful for evidence। और कोई? आई विल ट्राई टू माई बेस्ट। मेरी तरफ से इस सेशन में मैं 2 मेंबर्स वो भी लूंगा जो एक्टिव पार्टिसिपेशन रोल अदा करेंगे। यस मेहताब, यू विल शेयर इट। कोई कुछ भी बोलना चाह रही हूँ? मेहताब, यू विल। Thank you. Thanks a lot for hearing me out and giving me this opportunity. बेसिकली कानूनी शहादत ऑर्डर हम इसलिए पढ़ते हैं, हम कानूनी शहादत ऑर्डर में एविडेंसेस के साथ डील करते हैं कि इस ऑर्डर के थ्रू हमें पता चलता है कि भाई
कौन है जो टेस्टिफाई करने के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन्स हैं, या फिर किस तरह के एविडेंसेस रिलेवेंट होते हैं, किस तरह के एविडेंसेस हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं किसी भी फैक्ट को या लॉ को प्रूव करने के लिए। आफ्टर दैट हम इसमें डिफरेंट टाइप्स के एविडेंसेस के बारे में बताएंगे। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट, I mean oral evidences or documentary evidences, then primary evidences and secondary evidences. So basically overall evidence के साथ deal करता है। ठीक है मैम। सोना इम्तियाज, प्लीज conclude your hit within the 30 second or 50 seconds. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Ji, the basic purpose of QSO is to bring the law of evidence of Pakistan in conformity with Quran and Sunnah. This is the basic purpose of the Qanun Shahadat order. Anyone else जो कुछ बोलना चाह रहा है? Saryas, if there is no one, please conclude this, start our lecture today. Am I Sir, audible, Mr. Pradeep? yes, you are audible. Now we'll continue with our own. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूं कि कानून शहादत जो ऑर्डर है, लफ्ज कानून और शहादत मिक्सचर है दो वर्ड्स का। लफ्ज कानून की मीनिंग है लॉ और शहादत की मीनिंग है विटनेस, गवाही देना। मींस ऐसे कानून जिसमें हमें जो हक दिया गया है कि आप गवाही दे सकते हैं, उसको हम कानूनी शहादत कहते हैं। और जो कानूनी शहादत ऑर्डर है वो ऑर्डर पास हुआ है 1984 में। ये ऑर्डर नंबर 10 ऑफ 1984 है। ये उस वक्त पास किया गया था कानून जब मार्शल लॉ का दौर था, तो उसमें पार्लियामेंट वगैरह डिसॉल्व होती हैं, तो ऑर्डर के जरिए कानून बन जाते हैं, फिर वो पार्लियामेंट उनको इनहेरेंट करके पास करती है उस कानून को। तो डेट ऑफ इसकी जो डेट ऑफ इनेक्टमेंट है वो है 26 अक्टूबर 1984। डेट ऑफ इनेक्टमेंट का मतलब होता है कि ये कानून बना कब था, और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट का मतलब होता है कि ये कानून लागू कब किया गया था। तो इस डेट ऑफ इनेक्टमेंट और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट इसकी सेम ही है। एक दिन ही, जिस दिन वो बना था उस दिन ही इसकी इन्फोर्समेंट स्टार्ट हो गई थी। और क्यूएसओ बेसिकली कंसिस्ट करता है 13 चैप्टर्स एंड 166 आर्टिकल्स पे। और जो ये कानून बना गया था वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पहले पास किया गया था 1977 में। 5 ऑफ जुलाई 1977 में जब ये कानून पास किया गया था, ये पर्टिकुलर एक या ऑर्डर वो प्रेसिडेंट को ऑर्डर इनहेरेंट पावर करता है कि वो कौन कौन सा भी कानून बना सकता है। ये इसका इंट्रो था। हम अब इसकी प्रीएम्बल पे चलते हैं। इसके प्रीएम्बल का मतलब है कि कोई भी कानून अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एविडेंस हम बना सकते हैं और अमेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इंजक्शन ऑफ इस्लाम एंड ऑफ द होली कुरान एंड सुन्ना। मींस अकॉर्डिंग टू होली कुरान और सुन्ना के हम कानून बना सकते हैं। इससे हटकर कोई भी कानून हम इसमें नहीं बना सकते या अमेंडमेंट इसमें कानून में नहीं कर सकते। और ये इसकी एक्सटेंड करता है होल ऑफ पाकिस्तान। इसकी एक्सटेंशन होल ऑफ पाकिस्तान पे है। एंड इट शैल अप्लाई ऑन द ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट एंड कोर्ट मार्शल्स। जुडिशियल प्रोसीडिंग से मतलब है हमारी सारी कोर्ट्स, जैसे सुप्रीम कोर्ट्स हो गई, हाई कोर्ट्स हो गई और सेशन कोर्ट्स हो गई और लोअर कोर्ट्स हो गई। इस सब पे जो है ना ये कानून लागू होता है। और मार्शल लॉ मार्शल्स की जो जैसे कोर्ट्स होती हैं, जैसे आर्मी की कोर्ट्स हो गई, तो उसमें उस पे भी ये कानून लागू होता है। ट्राइब्यूनल्स पे भी ये कानून लागू होता है और क्वासी जुडिशल्स पे भी लागू होता है। क्वासी जुडिशल उसको कहते हैं जो फॉर एग्जांपल जुडिशरी किसको अगर पावर देती है कि ये आपको पावर है और इसके तहत आप कोई प्रॉब्लम हल करें, तो उसको क्वासी जुडिशल कहते हैं। वो भी उन लोगों को भी पावर है कि वो डिसाइड केस करें और यूएसओ उस पे भी लागू होगा। बस एक नुक्ता आपको याद करना है कि उस पे का क्यूएसओ लागू नहीं होगा, वो है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन पे क्यूएसओ लागू नहीं है। अब हम इसकी
डेफिनेशन क्लास पे चलते हैं कि डेफिनेशन क्लास में कुछ डेफिनेशंस बताई गई हैं। मैं आपको जो ना जो मेन डेफिनेशन है उसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, court means all judges and magistrates, means it includes the high court judges, supreme court judges and lower court judges. And the second one is document. And the second one is document. डॉक्यूमेंट हम कहते हैं किसको है, इधर जो इसकी डायरेक्टर की लैंग्वेज है उसमें लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स हमारे हर उस चीज को डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं जिसमें कोई चीज लिखी हुई हो, एज अ लेटर्स, एज अ फिगर्स, यहाँ कोई तस्वीर बनाई हुई हो किसी चीज पे, यहाँ उसके अलावा फॉर एग्जांपल जैसे ये फिगर्स लिखा हुआ है, मार्क्स लिखा हुआ है, तो उस पे भी ये लागू होगा। ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो है पुराना बिल्कुल कानून है, तो उस पे पुराने दौर में ये एविडेंस वगैरह स्टोन्स पे या जो ट्रीज के लीफ होते हैं ना उस पे भी लिखते थे, तो इसलिए ये दी गई है। और इसके इलस्ट्रेशंस में भी दो तीन इलस्ट्रेशन है कि अगर डॉक्यूमेंट रिटन है, किसी पेज पे लिखा हुआ है, वो भी डॉक्यूमेंट है। अगर कोई मैप्स और प्लान्स लिखते हैं वो भी डॉक्यूमेंट्स की एम्बिट में आता है। और उसके बाद जो ये मेन अब पॉइंट है, ये सारी जो है ना ऑर्डिनेंस ऑर्डर पे चलेगी। वर्ड एविडेंस, एविडेंस मींस इसमें जो है ना एविडेंस तीन चार किस्म के आगे बताए हुए हैं, मगर जो है ना एविडेंस फर्स्टली फॉल करते हैं ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सब डिवाइडेड है प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस। मींस द एविडेंस firstly fall in the two categories. The first one is oral evidence, the second one is documentary evidence. Oral evidence हम उस evidence को कहते हैं जिसमें कोर्ट किसी बंदे को परमिशन दे या परमिट करे कि आप स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो हम उसको ओरल एविडेंस कहते हैं। किसी फैक्ट्स की यहाँ किसी इंक्वायरी हो रही है, उसमें अगर फैक्ट्स बताना चाहता है तो उसको हम ओरल एविडेंस कहते हैं। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जैसे प्रोसीडिंग्स कोर्स में चलती हैं और हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आ जाता है। उसके बाद डेफिनेशन क्लास में है फैक्ट। फैक्ट क्या है? फैक्ट एक वाइडर टर्म है जो यूज होता है इस कानून में बार बार, कानूनी शहादत आर्डर में बार बार यूज होता है फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है कि हर हर ऐसी चीज, हर एक ऐसी पॉइंट जो किसी भी केस में एक्सप्लेन करे की गई हो, हम उसको फैक्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए ने बी की चोरी की, किसी घर से चोरी की ए ने बी की, तो हमने फैक्ट्स बनाए ए ने बी की चोरी की, क्या क्या चोरी किया, कौन सा सामान जो उसके उसके घर से लेकर गया और उसके साथ कौन था। तो ये जो चीजें होती हैं ना, इसको हम फैक्ट्स कहते हैं। स्टेट ऑफ माइंड भी इसको कहते हैं। स्टेट ऑफ माइंड और रिलेशन ऑफ थिंग या एनीथिंग वी कॉल एज फैक्ट्स। और उसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 3 की तरफ से। ये बहुत अहम आर्टिकल है कि हु मे टेस्टिफाई। टेस्टिफाई, वर्ड टेस्टिफाई का मतलब है एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कॉल्ड टेस्टिफाई। कहता है कि हु मे टेस्टिफाई, कोर्ट में कौन जो है गवाही दे सकता है। तो वो इसकी जो डायरेक्ट लैंग्वेज है वो स्टार्टिंग इस वर्ड से होती है कि all persons shall be competent to testify, means all persons shall be competent, but there's in this article there's also exceptions written here that some persons are also excluded from the testify, and we will discuss later, uh, discuss that in little bit. कहता है कि टेस्टिफाई हर कोई जो है शायद ही दे सकता है कोर्ट में, मगर अगर ऐसा बंदा हो जो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रखता। फॉर एग्जांपल कोई अनसाउंड माइंड आदमी है, अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो समझेगा ही नहीं क्वेश्चन। जब समझेगा नहीं तो अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं होगी, वो रैशनल आंसर नहीं देगा।
तो रेशनल आंसर्स नहीं दे सकता तो वो इनकॉम्पिटेंट है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 3। और दूसरे कौन से बंदे हैं जो गवाही नहीं दे सकते? ऑफ द टेंडर ईयर्स, या ऐसा बच्चा छोटा जो क्वेश्चंस को समझ ही नहीं रहा तो वो गवाही नहीं दे सकता। एंड द सेकंड वन इज एक्सट्रीम ओल्ड एज। अगर कोई बंदा ज्यादा बूढ़ा है तो वो भी कानून में जो है ना उसके राइट नहीं दिया गया इस आर्टिकल के तहत कि वो कानून जो है ना फिटनेस बन सकते अकॉर्डिंग टू पीएसओ। या कोई ऐसा कोई काज हो, अगर उसको डिजीज हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही उसको कुछ क्वेश्चन की, तो वो शायद ही नहीं दे सकता। और इसकी प्रोवाइडेड है कि अगर कोई बंदा फॉल्स एविडेंस एक बार दे देता है तो वो दूसरी बार कोई एविडेंस और देने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, प्रोविजो में लिखा हुआ है। उसके बाद उसके नीचे ही एक सेकंड प्रोविजो है, वो एक्सप्लेन करता है कि हाँ ठीक है, एक बार कोर्ट ने उसको जो है ना इनकॉम्पिटेंट कर दिया, उसके बाद जो है ना वो उस अपना जो ट्रैक है वो चेंज कर लेता है। ट्रैक चेंज कर लेता है तो ट्रैक चेंज कर लेता है उसको हम रिपेंटेड कहते हैं। तो उसके बाद वो कोर्ट अगर देखती है कि ये बंदा सुधर गया है, अभी जो है ना फॉल्स डॉक्यूमेंट्स नहीं देखा, तो फिर उसको कोर्ट कभी कभार ऐसे कहती है कि आप एविडेंस अभी दे सकते हैं। एंड द लास्ट प्रोविजो इज दैट कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस अकॉर्डिंग टू होली कुरान एंड सुन्नह के मुताबिक होंगी। इसमें से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इसमें जो है ना एक्सप्लेन इस आर्टिकल में नहीं हुआ। होली कुरान और सुन्नह के मुताबिक ये चीजें हो सकती हैं कि बंदा कॉम्पिटेंट होना चाहिए, एज ऑफ मेजॉरिटी होना चाहिए। जैसे पहले लिखा हो कि टेंडर्स ईयर जो बच्चे होते हैं उसको उनको लोगों को तो हक ही नहीं है कि वो विटनेस बन सकते हैं। तो इसमें भी इस्लामिक जो है ना कानून रिलेटेड है, इस्लामिक कवानीन रिलेटेड है कि वो ऐसे बंदे दे सकते हैं जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्वेश्चन। और आर्टिकल 4 से लेकर आर्टिकल 14 तक जो हमारे आर्टिकल्स हैं, हम उन आर्टिकल्स को कहते हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस कहते हैं हम इसको। और इसका जो दूसरा नाम हम दे सकते हैं, उसका दूसरा नाम है रिस्ट्रिक्टेड आर्टिकल्स। इसका क्या मतलब है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या है, और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे प्रिविलेज कम्युनिकेशंस में। बेसिकली प्रिविलेज कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें अगर दो बंदों के बीच में फॉर एग्जांपल क्लाइंट एंड एडवोकेट्स के बीच में कोई बात हो गई, या स्पाउस एंड वाइफ के बीच में कोई बात हो गई, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय और सर्वेंट्स के बीच में कोई बात ऐसी हो गई, तो उसमें आर्टिकल्स में इनमें जो है ना ऐसे ऐसे बात कही गई कि वो रिस्ट्रिक्टेड है कि वो अगर उनके बीच कोई बात होती है तो उसको डिस्क्लोज ना करें। मगर इस आर्टिकल्स जो है ना वो एब्सोल्यूट नहीं है, ये कंडीशनल्स हैं, और इसमें जो है एक्सेप्शंस दी गई हुई है हर एक आर्टिकल में अलग अलग। तो हर एक आर्टिकल में अलग अलग एक्सेप्शन दी हुई गई है कि आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, मगर ये अगर कंडीशन हुई तो। जैसे आर्टिकल 4 है कि जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स, तो इसमें है कि कोई भी जज या मैजिस्ट्रेट जो अगर प्रोसीडिंग्स होती है कोर्ट में, वो उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा, क्योंकि वो एक ऑफिशियल कॉन्फिडेंस की तहत है, तो उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा। फिर उसके बाद इसमें ये एक्सेप्शन दी गई है कि और इसमें एक दूसरी बात भी कही गई है, तो फॉर एग्जांपल अगर प्रोसीडिंग्स नहीं लोगों को तो नहीं बता सकता, मगर इसमें एक्सेप्शन है कि अगर उसकी जो है जो कोर्ट फॉर एग्जांपल सिविल कोर्ट है मातहत काम कर रही है सेशन कोर्ट के, तो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी लोअर कोर्ट को डायरेक्शंस दे सकती हैं कि हमें ये कोई चीज़ बताएं या एक्सप्लेन करें, तो उस चीज़ में ये डिस्क्लोज हो सकती है, अदरवाइज नहीं। और कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, आर्टिकल 5 है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। इसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज का मतलब नहीं है कि शादी के वक्त सिर्फ शादी, उसका मतलब है ड्यूरिंग मैरिज का कि शादी से लेकर अब तक
फिर कितना भी टाइम हो, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज फॉर एग्जांपल स्पाउसेस के बीच में जो भी बात होती है वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। सब महासभाओं के जब उन लोगों के बीच में, अगर मियाँ बीवी के बीच में फॉर एग्जांपल ऐसी कोई बात हो जाती है और कोई सूट हो जाता है, तो उस सिचुएशन में जो वो डिस्क्लोज हो सकती हैं बातें, अदरवाइज नहीं हो सकती। और सिक्स एविडेंसेस ऑफ अफेयर्स ऑफ स्टेट्स कहता है कि हर कोई भी आदमी जो है ना अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड की जो है एविडेंस नहीं दे सकता। उसको रिस्ट्रिक्टेड है कि अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज कोई नेशनल असेंबली ने कोई कानून बना दिया मगर वो असेंट भी हो गई मगर अनपब्लिश्ड है किसी बुक वगैरह में, या कोई कहाँ जो है ना अनपब्लिश नहीं हुआ। तो उस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि अगर कोई पर्टिकुलर ऑफिसर ऑफ द नेशनल असेंबली जो उसके जो उसमें ही काम करता है और उसके अंडर काम है वो, तो वो बंदा इजाजत दे सकता है कि आप जो है ना ये इसको डिस्क्लोज करें, चाहे वो अनऑफिशियली हो। क्योंकि क्योंकि जो अनऑफिशियल होते हैं तो वो ऑटोमेटिक हम दे सकते हैं, किसी भी कोर्ट में नोटिफिकेशंस वगैरह होते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नोटिफिकेशंस होते हैं, या तो हम उसमें दे सकते हैं ये। और सेवन है ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। ऑफिशियल कम्युनिकेशंस से मतलब है कि फॉर एग्जांपल दो बंदों के बीच अगर ऑफिस की कोई बात हो रही है तो वो भी कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, क्योंकि वो पर्सनल चीज है एक। अगर उसको वो डिस्क्लोज नहीं करेगा। और आर्टिकल 8, ये हमारे जो ना ये प्रैक्टिस में भी ज्यादा चलता है। आर्टिकल 8 इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। ये कहता है कि आर्टिकल फॉर एग्जांपल आपको कोई भी आदमी अगर इंफॉर्मेशन देता है मैजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर्स को या रेवेन्यू ऑफिसर्स को कि किसी भी क्राइम की, तो उस सिचुएशन में उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप इंफॉर्मेशन इससे ज्यादा दें। क्योंकि अगर किसी बंदे के पास इंफॉर्मेशन है कि इस बंदे ने एक क्राइम किया है, फॉर एग्जांपल ए ने देखा कि बी दो आदमियों से लड़ रहा था, सिर्फ उसने जो है ना एक वो 2 मिनट में एक चीज देखी और वो डिस्क्लोज करता है, तो पुलिस वाले उस पे जो ना प्रेशर नहीं डाल सकते कि आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन वो नहीं दे सकता अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। कमीशन ऑफ ऑफेंस की उसने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है, वही काफी है अगर उसके पास इंफॉर्मेशन दूसरी नहीं है तो। और आर्टिकल 9 है प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस। प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस में जैसे कि क्लाइंट और एडवोकेट्स के बीच में जो भी बात होती है वो कहता है कि डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, मीन्स क्लोज होनी चाहिए। क्योंकि उन लोगों के बीच जो भी बात हुई है, अगर एक एडवोकेट दूसरे के साथ अगर बातचीत करेगा, जब अपनी क्लाइंट्स की बात बताएगा, तो उसमें जो है ना वो रिलेशंस का जो रिलेशन होता है वो उसका उसको जो है ना रिलेशन सही नहीं रहता। इसलिए जो आर्टिकल 9 में प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस की बात की गई है। अगर फॉर एग्जांपल कोई आदमी किसी को एडवोकेट्स को डॉक्यूमेंट्स देता है, तो ये आर्टिकल कहता है कि उस जो डॉक्यूमेंट्स पढ़ता है, उस डॉक्यूमेंट्स के जो कंटेंट्स है, उस कंटेंट्स को भी जो है वो डिस्क्लोज नहीं करेगा। मगर इसमें भी प्रोवाइडेड दिया गया है कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा है जो इलीगल काम करना चाहता है और उसके बाद भी जो है एडवोकेट को हायर करता है, तो उस सिचुएशन में एडवोकेट उसकी बात डिस्क्लोज नहीं करेगा, छुपा के नहीं रखेगा। किसी जो है ना फोर्स एजेंसी को या पुलिस को बताएगा कि ये आदमी ये गलत काम करने वाला है या फ्रॉड करने वाला है। इसमें एग्जांपल दी गई है कि फॉर एग्जांपल कोई डीड बनाता है और फार्ज डीड है प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स की, तो उस सिचुएशन में कहा गया कि अगर फार्ज डीड बनाएगा तो इस सिचुएशन में प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस के लिए नहीं, जरूरी नहीं है कि हम वो चीज़ भी नहीं बताएं या किसी को नहीं बताएं, उस सिचुएशंस में बतानी चाहिए। और आर्टिकल 10 है कि जो फॉर एग्जांपल जो हमने एक मिसाल ली, एग्जांपल ली कि एडवोकेट्स और क्लाइंट के बीच में
तो आर्टिकल 10 उससे रिलेटेड ये है कि जो चीजें एडवोकेट्स को बताई गई हैं वो एज इट अप्लाई होगी उसके क्लार्क्स और सर्वेंट्स पे। जैसे कि क्लार्क और सर्वेंट इज अ पार्ट ऑफ ऑफिस, दैट्स व्हाई दे listen all the things of the clients and the advocates. That's why there's also restrictions in the on the article 10 that if any kind of interpreters such as a clerk or interpreters, then they also bound not to disclose any kind of things which is done between the professional communications. और उसके बाद जो है आर्टिकल 12 बहुत अहम है, लीगल एडवाइजर्स। जैसे हम लॉ स्टूडेंट्स जब ग्रेजुएट होते हैं तो लीगल एडवाइजर्स जब लगते हैं किसी कंपनी में या किसी फर्म में, तो अगर कहता है कि अगर वो किसी भी जैसे एडवोकेट वाली बात थी, तो ऑफ वो एडवाइजर्स लगते हैं, तो उन लोगों के बीच में, और फॉर एग्जांपल किसी फर्म में काम करता है वो एक लीगल एडवाइजर, तो लीगल एडवाइजर के जब उन लोगों के जो भी बीच बात होगी वो उस चीज को डिस्क्लोज नहीं करेगा। हाँ, तब डिस्क्लोज कर सकता है जब वो कोर्ट में जाएगा, क्योंकि उसको हायर ही तब किया जा रहा है, क्योंकि वो डिस्क्लोज दूसरी बाहर जगह नहीं कर सकता, मगर कोर्ट में करेगा क्योंकि हायर ही उसको इसलिए किया गया है। और उसके बाद कुछ जो है ना आर्टिकल इसमें इतने अहमियत के हामिल नहीं है, तो मैं कुछ स्किप करूंगा। और आर्टिकल उसके बाद है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 है कि विटनेस नॉट एक्सक्लूड फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्लेम इन एक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि विटनेस, अगर फॉर एग्जांपल विटनेस कोई शायदी देता है, तो ऐसी उससे बात नहीं कही पूछी जाएगी कि उस पे, अगर फॉर एग्जांपल इस एक सवाल का जवाब देता है और इस ऐसा जवाब देता है कि उस पे जो चार्ज फ्रेम हो जाए और उस पे उस खुद पे विटनेस पे ही न्यू केस हो जाए, ये आर्टिकल कहता है 15। मींस फॉर एग्जांपल अगर विटनेस कोई शायदी देता है तो उन लोगों से, विटनेसेस से ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए जिससे उन लोगों पे चार्ज राइज हो जाए। ऐसे क्वेश्चन कोर्ट में अलो नहीं है। उसके बाद है आर्टिकल 16। ये बहुत एक अहम आर्टिकल है यूएसओ का। ये एक अहम आर्टिकल है कि यूएसओ का कंप्लायंस के किसको कहते हैं? कहता है कि कंप्लायंस उसको कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा अगर आदमी वो अक्यूज होकर कोई क्राइम करते हैं और उसके बाद उसकी एक दूसरे पर गवाही देते हैं। फॉर एग्जांपल ए, बी और सी ने कोई गलत काम किया, डकैती की फॉर एग्जांपल, फाइव आर फॉर 5% इन द डकैती, फॉर एग्जांपल देयर आर 5% इन द डकैती। उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स कहता है कि हाँ, मैंने इन लोगों के साथ डकैती की, मगर ये चार आदमी भी थे और मैं भी था। तो उसकी जो एक बंदे की जो गवाही होगी उसको हम अकम्प्लाइज कहते हैं। अकम्प्लाइज का मतलब होता है, उर्दू में उसको कहते हैं सुल्तानी गवाह। और अगर कुछ बंदे सिंधी भी हों तो उसको सिंधी में पे कहते हैं शरीके जुर्म। शरीके जुर्म जो होता है ना, उसको हम अकम्प्लाइज कहते हैं। और तो अकम्प्लाइज की भी ये यूएसओ में जितना कहा कहता है कि अकम्प्लाइज की भी जो शायद वो एक्सेप्टेबल है, मगर हद वाली केसेस में नहीं। हद का मतलब क्या होता है? ऐसे कानून कवानीन जो अकॉर्डिंग टू होली कुरान एंड सुन्ना बनाए गए हैं, तो उस पर कंप्लायंस फॉलो नहीं होगा। जैसे कि हुदूद ऑर्डिनेंस हमारे हो गए, तो हुदूद ऑर्डिनेंस में जैसे जना है, प्रोहिबिशन है या कज़फ है, इस पे जो है ये कानून लागू नहीं होगा। कंप्लायंस वाला आर्टिकल उस चीज में लागू नहीं होगा। दूसरी चीज इसमें लिखी हुई है कॉर्बोरेटेड और अनकॉर्बोरेटेड एविडेंस। अनकॉर्बोरेटेड एविडेंस उसको कहते हैं जब किसी फॉर एग्जांपल कोई गवाही देता है तो उसकी एज इट कबूल की जाए, इसको हम अनकॉर्बोरेटेड एविडेंस मींस नॉट सपोर्टिव एविडेंस। तो अगर कभी कभार कोर्ट अनकॉर्बोरेटेड एविडेंस को भी जो है ना एडमिट कर लेती है, और कभी कभी अनकॉर्बोरेटेड को एविडेंस को ऐड नहीं करती।
कहती है कि इसमें जो सपोर्टिव एविडेंस लाजमी है, तो हम उसको कॉरोबोरेटेड एविडेंस कहते हैं। कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेसेस, इसमें जो कॉम्पिटेंसी नंबर ऑफ विटनेसेस बताए गए कि कौन कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ नंबर एंड विटनेसेस कितने, कहाँ कितने विटनेसेस हो सकते हैं। हर सिचुएशन में विटनेसेस अलग अलग होते हैं, मगर इसमें कहता है कि इंजेक्शन ऑफ कुरान, होली कुरान एंड सुन्ना के मुताबिक होने चाहिए। और इसमें दो एक चीजें दी गई हैं कि जो फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल या फ्यूचर ऑब्लिगेशंस होती हैं, उस पर अगर उसको कि उसके उसमें कोई जो शादी देना चाहता है उसमें दो बंदे लाजमी हैं, और अगर एक बंदा है तो अगर फीमेल्स हैं या वो वुमेन है तो वो दो हो सकती हैं, अगर वो उसको टेस्टिफाई साइन करेगी या विटनेस बनेगी तो। तो प्रदीप। यहाँ तक हम लोग वाइंड अप थोड़ा सा एक सेशन को एंड कर देते हैं। उसके बाद ही सेम लिंक सेम मीटिंग, तो विद इन 2 मिनट्स के बाद ही आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर किसी का भी यहाँ तक कोई क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो भी जो है ना अपकमिंग जो भी सेशन होगा उस पर आप 2 मिनट तक आप पूछ सकते हो। मिस्टर प्रदीप। जी यस यस, आई एम ऑडिबल सर। इसको थोड़ा सा मीटिंग एंड होने वाली है, उसके बाद ही सेम लिंक सेम मीटिंग। ओके। थैंक यू।